हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर और मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक है, आपके दरवाजे पे खड़ी है 2023 की। और इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में, इस इम्पॉर्टेंट जो पूरा ये इवेंट चल रहा है, जो आपके परीक्षा का समय चल रहा है, इसमें आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ आपके सामने। और वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है, यानी कि सभी चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको परीक्षा में जरूर देखकर जाने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको निश्चित ही एग्जामिनेशन के समय जानना चाहिए। आपके समय एग्जामिनेशन के समय आपकी तैयारी इस पर रहनी चाहिए। तो इस इंपॉर्टेंट सीरीज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को आज हम देखेंगे। इसमें हम समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो दोनों हमारी पुस्तकें हैं, उन दोनों पुस्तकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसके पहले भी सेशन हमने लिए हैं। आई होप कि वो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, वो आपके लिए बहुत कारगर होंगे। तो आइए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं, देखते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द आया है, गठबंधन का अर्थ क्या है। गठबंधन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जब किसी एक दल का, मान लीजिए, बहुमत ना हो, चाहे विधानसभा की सरकार हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो दूसरा दल क्या करता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे दल इकट्ठे होते हैं और किसी एक बड़े दल को समर्थन देते हैं और सरकार बनाई जाती है। तो इसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दिया है कि सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच का गठबंधन। ठीक, अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ये गठबंधन जो है वो चुनाव के लिए भी हो सकता है और ये गठबंधन राजनीतिक या सामरिक रूप में भी हो सकते हैं। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विश्व स्तर पर हो सकता है। ये गठबंधन का दो मतलब होता है। तो सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच का गठबंधन, दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण के लिए गठबंधन, आंतरिक शांति के लिए गठबंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूलभूत रूप से, वो पूछा गया है मुख्य रूप से सैन्य गठबंधन से संबंधित। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। जैसे हमने चर्चा की थी नाटो, इसकी स्थापना कब हुई? 1949। ठीक है, क्या बोला गया था इसे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसको बोला गया। और इस गठबंधन में क्या हुआ? इस गठबंधन में बेसिकली जितने भी सदस्य राष्ट्र थे जो इस गठबंधन में शामिल हुए, सबने ये डिसाइड किया, सबने ये एक तरह का, जिसको कहते हैं ना कि एक तरह का ये तय हुआ या उसमें ये लिखित था कि भाई अगर इसमें से किसी भी एक राष्ट्र पर हमला होगा तो वो सभी राष्ट्रों पर हमला मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये गठबंधन कोलिशन इस तरह बनता है, नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के क्या प्रमुख तत्व हैं? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों, यानी कि शक्ति का संतुलन भी होना जरूरी है, गठबंधन बनाना भी जरूरी है और सामूहिक सुरक्षा भी जरूरी है। अगला सवाल है, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में शुरू हुआ? 1990, 2000 के दशक में, 2010 के दशक में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 1990 के दशक में वैश्विक सुरक्षा की धारणा जो है बहुत तेजी से विकसित हुई कि भाई पूरे विश्व में सुरक्षा की स्थिति बननी चाहिए। अच्छा, ये 1990 का दशक ये भी दशक था जब दुनिया में एक ध्रुवीयता भी चल रही थी, यानी यूनिपोलरिटी। अमेरिका इकलौता महाशक्ति बनकर भी उभरा था सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो ये वो दौर भी था, वो कालखंड भी चल रहा था। अगला सवाल है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करिए। आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति और कानून व्यवस्था से संबंधित है। आंतरिक सुरक्षा पर ही बाहरी सुरक्षा निर्भर करती है। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा। उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए, अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल होता है इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, देखिए, एक सुरक्षा होती है कि भाई एक देश है, एक देश का बाहर के देशों के साथ इस तरह का संबंध हो कि बाहर के, या इस तरह से वो नीति बननी चाहिए, इस तरह से स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि बाहरी देश कोई आक्रमण न कर सके या हमें कोई हानि न पहुंचा सके। लेकिन जो हमारे देश के अंदर की स्थिति होती है, आंतरिक सुरक्षा पर भी खतरा रहता है। उसमें कई उसके तत्व होते हैं। तो जैसे राष्ट्र के अंदर जो है शांति स्थापित रहे, लॉ एंड ऑर्डर यानी जो कानून व्यवस्था है वो ठीक से बनी रहे,
बाहरी सुरक्षा भी आंतरिक सुरक्षा पर निर्भर करेगी, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए अंदर ही शांति नहीं है, अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो बाहर का कोई भी आदमी घुस जाएगा ना, कह रहे इनके यहाँ तो सब उथल पुथल है, चलो घुस के उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो एक होता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कन्वेंशनल सिक्योरिटी सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा क्या है? तो न्याय से ज्यादा अस्त्र शस्त्र जमा करना, ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र जमा करना, अस्त्र शस्त्र के लिए गठबंधन बनाना, निशस्त्रीकरण और अश्व नियंत्रण में विश्वास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परंपरागत अवधारणा है वो इसमें से कौन सी है? तो परंपरागत अवधारणा इसमें से क्या हो जाएगी? निशस्त्र, हाँ, तो सुरक्षा की जो परंपरागत अवधारणा है इसमें यह है कि निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण में विश्वास करना, कि भाई सारी दुनिया को अस्त्र नियंत्रण करना चाहिए, शस्त्र कम से कम रखने चाहिए, तो इससे क्या होगा? सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये एक परंपरागत धारणा के रूप में देखी जाती है। अगला सवाल है मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव अधिकार वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानव अधिकार। तो ये जो मानव अधिकार हैं ये व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, आर्थिक सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र ने भी मानव अधिकारों की चार्टर को जारी किया हुआ है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिए, पूछेगा, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है? व्यक्ति के बीच संबंधों से संबंधित अधिकार, व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार, व्यक्ति के पारिवारिक अधिकारों का अधिकार, उपयुक्त में से किसी अधिकारों को नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और उसके प्रतिभा विकास। प्रतिभा विकास यानी जो भी उसके अंदर टैलेंट है, जो भी उसके अंदर विकल्प है, उसको और बेहतर बनाने से संबंधित ये सारे के सारे अधिकार देखे जाते हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार में आते हैं। चलिए अगला सवाल है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। तो इसकी चर्चा तो हमने की थी, ठीक है। चलिए ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी चर्चा कर रहा था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 अगस्त या 9 जून? अभी बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 अगस्त या 9 जून? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन में मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया? 24 अक्टूबर 1945। इसको कहते हैं 24 अक्टूबर को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के शासन की स्थापना हुई थी। दूसरा है 25 जून 1946, तीसरा है 10 दिसंबर 1948 और 12 दिसंबर 1949। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 1948, ठीक है। चलिए किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया? परमाणु अप्रसार संधि, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध या इनमें से सभी? परमाणु परीक्षण को क्या किया गया? पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें से किस संधि में? परमाणु अप्रसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, इनमें से सभी? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको कहा जाता है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ? भारत, पाकिस्तान,
रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ? भारत, पाकिस्तान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? जिसको किस किस हमले के नाम से जाना जाता है? 9/11, क्योंकि अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है, डेट बाद में। तो इसका भी आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। देखिए, तो यहां कहां कहां हमला हुआ था मुख्य रूप से? विश्व व्यापार केंद्र भवन, ये जो बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन बिल्डिंग, पेंटागन भवन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वो क्षेत्र थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसमें से हो जाएगा हाँ, तो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हमला हुआ था। भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? बताइए, भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं? 2, 5, 7 या 8? भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं? 2, 5, 7 या 8? भारत के कितने परमाणु देशों के पास? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 2 हो जाएगा। एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। ये दो जो देश हैं, इनके पास क्या है? परमाणु हथियार है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की बात है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत समर्थन करता है परमाणु हथियारों का, निशस्त्रीकरण का, आतंकवाद का या उपरोक्त सभी? भारत किस चीज का समर्थन करता है? बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। भारत इसमें से किस चीज का समर्थन करता है? भारत किस चीज का समर्थन करता है? तो भारत समर्थन करता है किस चीज का? भारत समर्थन करता है निशस्त्रीकरण, जिसको बोलते हैं डिसआर्मामेंट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब शस्त्र कम से कम होने चाहिए, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो नीति है वो शांति की है, सद्भावना की है, मिलजुल कर काम करने की है। तो भारत हमेशा क्या करता है? निशस्त्रीकरण का करता है समर्थन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक या ये सभी? सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक या ये सभी? सुरक्षा के आयाम बताइए। सुरक्षा के आयाम इसमें से कौन कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक या ये सभी? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ये सभी। तो सुरक्षा के क्या है? ये सारे के सारे आयाम हैं। भाई देखो, आपको क्या करना है? राजनीतिक तौर पर भी सुरक्षित रहना है, यानी आपकी कूटनीति, आपकी जो कूटनीति है, आपकी जो विदेश नीति है, वो इस प्रकार होनी चाहिए कि आपके सारे हितों की रक्षा हो पाए। आर्थिक रूप से भी आपका व्यापार इस प्रकार से हो कि वहां पर बाकी देशों के साथ आपका व्यापार घाटे में न जाए या आपके व्यापार पर कोई प्रतिबंध न लगा पाए। ठीक है, सैनिक रूप से तो आपको सुरक्षा चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, हर मोर्चे पर सुरक्षा को देखा जाता है। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई? 1548, 1648, 1748, 1848? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वेस्टफेलिया की संधि क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 1648। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1946, 1947, 1948, 1949? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1946, 1947, 1948, 1949? बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? चलो, तो सही जवाब हो जाएगा
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई 1946 में। सुरक्षा का क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हथियारों का संग्रहण करना, आक्रमण से रक्षा, परमाणु हथियारों की अनुपलब्धता या कानून के उल्लंघनकर्ताओं को दंड। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। 2 सेकंड रुकते हैं, सोच के बताइए कि इसमें सुरक्षा का क्या आशय होता है। हथियारों को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करना, या आक्रमण से अपनी रक्षा करना, या परमाणु हथियारों की अनुपलब्धता, या कानून के उल्लंघनकर्ताओं को दंड। सोचिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आक्रमण से रक्षा। तो आक्रमण से रक्षा कर लेना, यानी किसी भी ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि आप एक तरह के खतरे में हैं, उस या आक्रमण के संदेह में हैं, उससे अपनी रक्षा कर लेना उस स्थिति से, और वैसी तैयारी रखना ही सुरक्षा कहलाती है। राज्य का पहला और प्राथमिक कार्य क्या है? सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा सुनिश्चित करना, आयात निर्यात करना, विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की रक्षा करना। राज्य का पहला और प्राथमिक कार्य इसमें से क्या है, बताइए। राज्य का पहला और प्राथमिक कार्य क्या है? तो राज्य का पहला और प्राथमिक कार्य होता है सुरक्षा सुनिश्चित करना, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो ये सबसे प्राथमिक कार्यों में माना जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पर्यावरण वालों से आपको ध्यान रखनी है, वो एक तो ध्यान रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, रियो सम्मेलन, या जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया, अर्थ समिट। ठीक है, इसके अलावा आपको पर्यावरण से संबंधित में ध्यान रखना पड़ेगा, सतत विकास का कंसेप्ट आया, या सतत पोषणीय विकास, इस पर बात होने लगी। ठीक है, इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, वैश्विक ताप। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ साथ पेरिस समझौता, तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पर्यावरण वाले चैप्टर के लिए ध्यान रखने हैं। लाइव क्लासेस में हम इनको डिटेल में करेंगे भी कि स्टॉकहोम सम्मेलन से पहले बात शुरू हुई, फिर रियो सम्मेलन जो हुआ, अर्थ समिट जिसको कहते हैं, यहां से निकल कर आया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिसमें 21 सूत्रीय चीजें आई। तो ये सारी चीजें बहुत बार आपसे पूछी जाएंगी। तो पहली जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक इसमें हुई थी वो हुई थी स्टॉकहोम में। ठीक है, चलिए, साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? इंदिरा गांधी, गेटन हार्डिन, एच ब्रुटलैंड या वीपी धांधली? साझी धांधली त्रासदी, बताइए। साझी त्रासदी सही जवाब क्या हो जाएगा? गैरेट हार्डिंग ने। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेधा पाटेकर का आंदोलन जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, तो जो सरदार सरोवर डैम है और पूरा नर्मदा नदी है, इसके आसपास ये पूरा माहौल चला था। तो पर्यावरण आंदोलनों की अगर बात करें तो 2 आंदोलन, एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा आपको चिपको आंदोलन। ठीक है, ये 2 आंदोलन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, कानपुर या सभी? वायु प्रदूषित नगर जहां की एयर क्वालिटीज बहुत खराब हो गई हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत का वायु प्रदूषित नगर इनमें से कौन सा है? सभी नगर जो है वायु प्रदूषित नगर के रूप में देखे जाते हैं।
पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? साझी त्रासदी, हमारा साझी भविष्य, मात्र एक पृथ्वी या टिकाऊ विकास? बताइए क्या है? टिकाऊ विकास को सतत विकास भी कहते हैं या सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा साझा भविष्य। बहुत फेमस ये रिपोर्ट थी जिसको कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और यहीं से निकल कर आया कंसेप्ट सतत विकास का, या जिसको आप कहते हैं टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास, अंग्रेजी में इसको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आप आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, प्रेजेंट जो जनरेशन है, प्रेजेंट जो पीढ़ी है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी हमें विकास का ऐसा तरीका अपनाना है कि हम लंबे समय तक विकास की प्रक्रिया को जारी रख सकें, संसाधन पूरी तरह खत्म ना हो, संसाधनों का पूरी तरह दुरुपयोग ना हो। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण जो है वो यहां पर मुख्य रूप से ध्यान में रखे जाने की बात कही गई है। ठीक है, अगला सवाल है, सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या फ्रांस? सामरिक सुरक्षा का उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? बताइए। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, हाँ। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? मार्गरेट थैचर, डॉक्टर घोली, इंदिरा गांधी या बुरंट लैंड? पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थ समिट। तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ठीक है, और यही निकल कर आया एजेंडा 21 या एजेंडा 21। तो इसका किसने किया उद्घाटन? इसका किया था डॉक्टर घोली। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया बताइए? 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या निश्चित किया? सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व तो मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा जैव विविधता बनाए रखें, एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों की स्वेच्छा पर है। बताइए, ध्यान से पढ़िए पॉइंट्स को, फिर आंसर्स करिएगा। पॉइंट्स पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम जरूर दूंगा, पॉइंट को ठीक से पढ़िए एक बार। सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें और जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, यानी जो अलग अलग चाहे वो पशु पक्षियों की या वृक्षों की जो अलग अलग विविधता है, स्पीसीज है, वो बनी रहे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ख मत समझिएगा, ग होगा। सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें और जैव विविधता बनाए रखें। 1900 हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, आर.के. पचौरी, अरविंद केजरीवाल? तो अरविंद केजरीवाल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, अब तो नेता हैं, बाकी तीनों हैं। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए? बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एफ्रो एशियाई सम्मेलन ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए भी बहुत बड़ी नींव रखी थी। जकार्ता में, बांडुंग में, सिंगापुर में या हांगकांग में? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहां हुआ था? 1955 में हुआ, यह तय है। चलो, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बांडुंग। ठीक है, ये बाइंग नहीं बांडुंग है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो जो चमोली जिला है उस समय उत्तर प्रदेश था, अब तो उत्तराखंड हो गया है। तो वहां महिलाओं ने क्या किया अभी बताते हैं, इस पर क्वेश्चन को देख लीजिए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, विषैली गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जाए, टेहरी बांध की ऊंचाई अधिक न हो,
विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया जाए। तो इसमें से क्या आपको लगता है कि उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य इसमें से क्या था? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। और कैसे क्या हुआ? जब एक खेल बनाने वाली कंपनी ने आकर वहां पर वृक्षों को काटने का प्रयास किया तो महिलाओं ने पेड़ों को पकड़ लिया कस के, ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके, और इस तरह उन्होंने पेड़ों को बचाया। इसमें प्रमुख रूप से सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत नाम आता है, उसने फिर आगे इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, टेहरी बांध के विरोध करने के पीछे कारण है क्या? इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या पैदा होगी, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, इस पर अत्यधिक धन खर्च होगा। तो मुख्य रूप से क्यों इसका विरोध किया जा रहा था? तो इसके विरोध करने का मुख्य कारण क्या था? कंपन होने की पूरी संभावना थी। 1992 का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, ब्राजील की सरकार के आग्रह पर किया गया, गुट निरपेक्ष देशों के उपक्रम पर किया गया। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? वैश्विक ताप, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब वैश्विक ताप क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहां सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य से क्या होता है? इस सूर्य से बहुत सारी गर्मी या किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और फिर आने के बाद क्या होता है? फिर ये आने के बाद उल्टा भी जाती हैं, ठीक है, ये उल्टा जाने लगती हैं। लेकिन यहां पर इसी बीच में यहां पर क्या होता है? यहां पर एक सतह है, यहां पर एक वायुमंडल है, वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ये गैसेस क्या करती हैं कि इस गर्मी को जितना पृथ्वी के लिए जरूरी है बचा लेती हैं। मतलब अगर ये वायुमंडल ना रहे, इस तरह गैसेस ना रहे, तो पृथ्वी की जितनी एनर्जी आएगी ऊपर से वो सब वापस चली जाएगी। तो शायद यहाँ पर एक कोल्ड या एकदम ठंडा प्रदेश या रेगिस्तान ठंड बर्फ का बन जाए। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये सारी गैसेस ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से इन ग्रीन हाउस गैसेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। प्रकृति में तो जितनी चाहिए उतनी है, लेकिन हम इसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जब हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो जितनी गर्मी रुकनी चाहिए उससे ज्यादा गर्मी अब यहाँ वायुमंडल पे रुक रही है। जब उससे ज्यादा गर्मी रुक रही है तो पृथ्वी गर्म हो रही है। तो जितने समुद्र में रहने वाले, खासकर समुद्र में जितने ग्लेशियर्स या जितने बर्फ हैं वो सब जल्दी से पिघलने लगेंगे। जब वो पिघलेंगे तो जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं उनके डूबने की चांसेस बढ़ते चली जाएंगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर है, वैश्विक ताप का। तो इसमें से किस देश में सबसे अधिक खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मालदीव। छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, और इसके तुरंत डूब जाने की खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि मालदीव ग्लोबल वार्मिंग से या वैश्विक ताप से सबसे पहले डूब जाने का खतरा मालदीव जैसे देश को या मालदीव को बना हुआ है। ठीक है। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? क्योटो, रियो डी जेनेरो, लंदन या न्यूयॉर्क? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, कौन सा शहर था बताइए? बताइए कौन सा शहर था? क्योटो, रियो डी जेनेरो या लंदन या न्यूयॉर्क? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राजील में रियो डी जेनेरो। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें किससे संबंधित? अभी हमने चर्चा किया था, ग्रीन हाउस गैसेस किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, वैश्विक व्यापार से, या इनमें से सभी? बताइए। ग्रीन हाउस गैसें संबंधित हैं वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, वैश्विक व्यापार से, या इनमें से सभी? ग्रीन हाउस गैसेज इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से, यानी कि पूरे पृथ्वी की जो ताप या गर्मी बढ़ रही है उससे संबंधित है। अगला सवाल है, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? अब फिर आपको यहां पर थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है और यहां पर हमारा जो सूर्य है,
ठीक है, तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सूर्य से फिर बहुत सारी किरणें यहां पर आती हैं। अब इसमें से कुछ तो अब अच्छा देखिए, तो अब जब किरणें आती हैं तो यहां पर पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक लेयर है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये एक सतह होती है। तो सूर्य से एक और किरण आती है जिसको हम पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यहां आती है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो यहीं से वापस चली जाती है, आती है फिर वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर उसको पृथ्वी के सतह पर आने नहीं देता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के सतह पर आ गई तो लोगों को स्किन से रिलेटेड कैंसर या इस तरह की बहुत सारी बीमारियां झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लेकिन ओजोन में बहुत सारे छेद भी हो रहे हैं। किस कारण? CFC गैसेस के कारण, HFCs गैसेस के कारण, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो खास करके ठंडे अप्लायंसेस में, AC में, फ्रिज में ज्यादातर यूज होते हैं। तो उसके कारण जो ये अल्ट्रावायलेट रे है वो पृथ्वी पर अब आने लगी है और वो नुकसान पहुंचाने लगी है। तो जो सवाल है कि वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पैराबैंगनी किरणें इनको कहा जाता है। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहां हुआ? जेनेवा, वियना, मॉन्ट्रियल या क्योटो? हाँ, तो पर्यावरण शिखर सम्मेलन जो है वो क्योटो में हुआ था। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बच्चों से संबंधित कौन सा इसमें है? बच्चों से संबंधित कौन सी सोसाइटी, कौन सा संगठन है इसमें? चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 मई, 10 अगस्त, 5 जून या 10 दिसंबर? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना हुई जब रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन चल ही रहा था उसी बीच, तो उसी दिवस को हम लोगों ने फिर क्या हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, 5 जून। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण दिवस स्थापित किया? तिवारी कमेटी, हाँ, सिंघवी कमेटी, संघानम कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, सही जवाब हो जाएगा इसमें तिवारी कमेटी। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर हो जाएगा। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा पृथ्वी सम्मेलन हुआ कि जिसने एक तरह से जो पर्यावरण है या जो इन्वायरमेंट को लेकर जो चिंताएं हैं या इन्वायरमेंट को लेकर जो बातचीत है वो सबसे केंद्र बिंदु में उसके बाद आ गई? क्या सही जवाब हो जाएगा? 1992, 1997, 2005 या 2001? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 1992। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है कहां से? बताइए, पर्यावरण से संबंधित है, महिला अधिकारों से, मानवाधिकारों से या इनमें से कोई नहीं? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है बताइए? स्टॉकहोम सम्मेलन तो जाहिर सी बात है किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ? 2000, 2001, 2002 या 2003? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया बताइए? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000, 2001, 2002 या 2003? सही जवाब क्या हो जाएगा? 2001। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 1999, 2000, 2002 या 2007? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत ने 2002 में इस पर साइन किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात आपकी की जा रही थी वही वे गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या उपरोक्त सभी। वैश्विक ताप वृद्धि, देखो ये गैसेस जब बढ़ेंगी तो क्या होगा कि जितनी गर्मी विश्व में रुकनी चाहिए पृथ्वी सूर्य के रोशनी की, उससे ज्यादा ये गर्मी को रोकेंगी। तो फिर यहां पर क्या होगा, वैश्विक ताप बनेगा। तो इसको सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अंटार्कटिक इलाकों पर किस देश ने अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया? ये इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिक जो इलाका है, किसने कहा कि मेरा अधिकार होगा? ब्रिटेन, नॉर्वे, अर्जेंटीना। इसको हम देखो कुछ साझी संपदा की जो बात करते हैं, साझी संपदा, ये क्या है ना कि किसी एक देश की, अंटार्कटिका जो है किसी एक देश को उसका नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये साझी संपदा है और किसी भी एक देश का अधिकार नहीं, और वहां पर सभी देश चाहते हैं अपना वर्चस्व बनाना, क्योंकि वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे खनिज है, बहुत सारा वहां पर रासायनिक ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े भंडार में है और बहुत मानव जाति के लिए बहुत जरूरी भी है। तो इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों ने दावा जो पेश किया है, हाँ, तो क्या है, ये सभी देशों ने अपना अपना दावा पेश किया, ब्रिटेन, नॉर्वे, अर्जेंटीना ने। विश्व के निर्जन इलाके का कितना प्रतिशत भाग अटलांटिक महाद्वीप के महादेशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 20%, 23%, 26% या 27%? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 26%। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण तथा विकास के मसले पर केंद्रित सम्मेलन कहां हुआ? लंदन, कोलकाता, न्यूयॉर्क या रियो डी जेनेरियो? 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण तथा विकास के मसले पर केंद्रित सम्मेलन कहां हुआ? लंदन, कोलकाता, न्यूयॉर्क या रियो डी जेनेरियो? चलो सही जवाब क्या है? सही जवाब है रियो डी जेनेरियो। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विकासशील मुल्कों की कितनी जनता को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2006 का, तो जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें से कितनी % जनसंख्या को, या टोटल ओवरऑल कितनी जनसंख्या को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा, स्वच्छ पानी पीने का नहीं मिल पा रहा? लगभग 1 अरब 20 करोड़, 1 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अरब 20 करोड़। धरती की ऊपरी वायुमंडल की किस गैस की मात्रा निरंतर कमी हो रही है? जो ऊपरी वायुमंडल है, खास करके जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो पृथ्वी है, यहां से करीब 18 किलोमीटर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहां एक बहुत ही अमूल्य गैस पाई जाती है। इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो गैस है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं? तो वो गैस है ओजोन। ठीक है, वो गैस कौन सी है? ओजोन, जिसको कहा जाता है O3। ठीक है, तो इसमें लगातार निरंतर कमी आती चली जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा है? कौन से दशक से पर्यावरण का मसला सबसे केंद्र बिंदु में आ गया है? कभी माना गया कि हाँ भाई, पर्यावरण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और अब हमें इसे ठीक करना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 1960 के दशक से। ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यानी कितने देशों ने रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट था उसमें भाग लिया था? कितने देश थे ऐसे? बताइए। 50, 120, 170 या 192? कितने देशों ने भाग लिया था? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 170 देशों ने। निम्न में से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था? 1987, 1991, 1992, 1959? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987, 1991, 1992 या 1959? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 1987 में। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर लेनिन, गोर्बाचेव या बोरिस येल्सिन? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद ये पार्टी बहुत तेजी से आगे आई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? किसने इसको संस्थापित की? इसकी संस्थापना किसने की? व्लादिमीर पुतिन, वो तो आज हैं रशिया के राष्ट्रपति। व्लादिमीर लेनिन,
गोर्बाचेव या बोरिस येल्सिन? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन, और लेनिन के बाद फिर इस पार्टी में कौन आ गया है? स्टालिन। तो ये लेनिन और स्टालिन का ये इंपॉर्टेंट दौर चला, और फिर सोवियत संघ को इन लोगों ने लीड भी किया, और ये लोग क्या विचारधारा लेकर चल रहे थे? साम्यवादी विचारधारा लेकर चल रहे थे। सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम, तो इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका हमने चर्चा किया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आपको यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जामिनेशन में जरूर देख कर जाना है। ये आपके लिए बेहद खास टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स के हिसाब से जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लघु उत्तरीय, अति लघु या दीर्घ उत्तरीय सवालों को भी हम जरूर चर्चा करेंगे। इन सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके नंबरों से पास हो सकें और स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।